तो भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर तो आ चुका है ना? हर तरफ बस ईवीज की ही बातें हो रही हैं। नई गाड़ियां, सरकारी स्कीमें और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से राहत की उम्मीद। पर इस सब के बीच एक सवाल है जो सबके मन में है। क्या आज के भारत में एक ईवी लेना वाकई एक समझदारी का फैसला है? आइए आज इसी की हकीकत को जरा टटोलते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत एक बड़ी मजेदार बात से करते हैं। ईवो इंडिया के एडिटर हैं शिरीष चंद्रन। पता है वो पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों को क्या कहते थे? वॉशिंग मशीन, मजाक मजाक में। लेकिन आज वही शिरीष चंद्रन मानते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो भाई कमाल की चीज हैं। और सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि बहुत से लोगों की है जो पहले थोड़ा शक करते थे पर अब ईवी के दीवाने हो गए हैं। और ये सिर्फ लोगों की राय नहीं है, जरा आंकड़े देखिए। इस साल भारत में जो 28 नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं, उनमें से सोचिए जरा 18 इलेक्ट्रिक हैं। 18 मतलब आधे से कहीं ज्यादा। इससे साफ पता चलता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। और सिर्फ कंपनियां ही नहीं, सरकार भी इस मामले में पूरा जोर लगा रही है। ईवी मित्र स्कीम 2025 जैसी योजनाएं हैं जिनका एक ही मकसद है, देश भर में एक बढ़िया चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, भविष्य शायद यही है। लेकिन ये सब तो ठीक है, ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, वादे और आंकड़े। असल जिंदगी में क्या होता है? मतलब जब कोई इंसान अपनी मेहनत की कमाई से एक ईवी खरीदता है तो उसका असली एक्सपीरियंस कैसा होता है? क्या सब कुछ वैसा ही होता है जैसा विज्ञापनों में दिखता है? चलिए अब जरा इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता, रेंज। यानी एक बार फुल चार्ज करने पर गाड़ी असल में चलेगी कितनी? क्लेम कुछ और होता है और हकीकत कुछ और। आइए देखते हैं। देखिए, यहां दो तरह की रेंज होती हैं। एक तो वो जो कंपनियां बताती हैं, जिसे ARI सर्टिफाई करता है। ये ना एकदम लैब वाली आइडियल कंडीशन में टेस्ट होती है। और दूसरी होती है असली रेंज। वो रेंज जो हमें और आपको भारत की सड़कों पर ट्रैफिक में AC चलाकर मिलती है। और इन दोनों के बीच का जो फासला है ना, वही है असली कहानी। अब जरा असल आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जैसे टाटा नेक्सॉन ईवी, कंपनी कहती है 489 किलोमीटर, लेकिन ऑटो कार इंडिया के टेस्ट में ये चली करीब 350 किलोमीटर। या फिर MG ZS EV, जिसका क्लेम है 461 किलोमीटर, पर असल में मिली 339 किलोमीटर। तो ये जो रेंज गैप है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये एक सच्चाई है जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि भाई ये रेंज कम क्यों हो जाती है? वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा विलन है स्पीड। इसको ऐसे समझिए, अगर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर गाड़ी चलाई जाए तो बैटरी सबसे खुश रहती है, मतलब बेस्ट रेंज मिलती है। हाईवे पर भी अगर 90 तक चलाएं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही स्पीड 120-130 तक पहुंचती है, बस समझ लीजिए रेंज धड़ाम से नीचे गिरती है। हाँ, कुछ अच्छी गाड़ियों में तब भी 230 किलोमीटर तक मिल जाता है, जो बुरा नहीं है। और एक मजेदार बात, लोग AC को दोष देते हैं, पर असल में तेज स्पीड के सामने AC का असर तो कुछ भी नहीं है। चलिए, रेंज की पहली तो समझ आ गई। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी सिरदर्दी की, या कहें कि सहूलियत की, चार्जिंग। मोटे तौर पर चार्जिंग के दो रास्ते हैं। एक है घर का सुकून वाला रास्ता, गाड़ी रात भर चार्जिंग पर लगा दी, सुबह तक तैयार। ये सस्ता भी पड़ता है, 300 किलोमीटर के लिए शायद 400 रुपए से भी कम, पर हाँ ये धीमा है। दूसरा रास्ता है हाईवे वाला, यानी पब्लिक DC फास्ट चार्जर। ये तेज है, फटाफट काम हो जाता है, लेकिन जेब पर भारी पड़ता है। एक फुल चार्ज का बिल 1000 रुपए के पार भी जा सकता है। अब जरा असल दुनिया के आंकड़े देखें। अगर एक आम ईवी जैसे टाटा टियागो या पंच को फास्ट चार्जर पर भी लगाते हैं तो 20 से 80% चार्ज होने में करीब 45-50 मिनट तो लग ही जाते हैं। मतलब अगर किसी लंबे सफर पर हैं तो एक ठीक ठाक लंबा ब्रेक लेना तो तय है। हाँ, लेकिन अगर जेब में पैसा ज्यादा हो और कोई प्रीमियम ईवी जैसे किया AV6 ली जाए तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। उसकी 800V वाली टेक्नोलॉजी की बदौलत वही चार्जिंग सिर्फ 18 मिनट में हो जाती है। मतलब जितनी देर में कॉफी खत्म होगी उतनी देर में गाड़ी तैयार। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से भाग रही है। अच्छा जी, रेंज भी देख ली, चार्जिंग भी समझ ली। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे जरूरी है, पैसे की बात। क्या ईवी खरीदना लंबे समय में फायदे का सौदा है? देखिए, गाड़ी खरीदने का मतलब सिर्फ शोरूम में दिया गया पैसा नहीं होता। हमें देखना होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यानी TCO। इसमें गाड़ी की कीमत,
पेट्रोल या बिजली का खर्च, सर्विस और मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सब कुछ मिलाकर 5-7 साल में गाड़ी पे कुल कितना खर्च होगा वो हिसाब लगाया जाता है। और जब हम टीसीओ की बात करते हैं तो आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। ब्लूमबर्ग नेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में, मतलब आज के समय में, छोटी गाड़ियों में सीएनजी सबसे किफायती है। ईवी उससे बस जरा सी, करीबन 6% ही महंगी पड़ती है। और पेट्रोल गाड़ी, वो तो सबसे महंगी है। लेकिन असली गेम चेंजर ये है। यही रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक, यानी आज से बस कुछ ही साल बाद, ईवीज ही टीसीओ के मामले में सबसे सस्ता ऑप्शन बन जाएंगी। सीएनजी और पेट्रोल दोनों से सस्ती। तो तस्वीर साफ है कि भविष्य किस तरफ जा रहा है। और हाँ, मेंटेनेंस का खर्च तो भूल ही गए। एक ईवी में ना इंजन होता है, ना ऑयल बदलना पड़ता है, तो सर्विस का खर्च बहुत कम होता है। पहली पेड सर्विस का बिल शायद 4000 से भी कम आए। अब इसकी तुलना जरा पेट्रोल या डीजल गाड़ी के सर्विस बिल से करके देखिए, ये एक बहुत बड़ी बचत है। तो रेंज, चार्जिंग और खर्चे का पूरा हिसाब किताब देखने के बाद आखिरी और सबसे अहम सवाल, तो फिर क्या एक ईवी लेना सही है? इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये कुछ सवालों पर निर्भर करता है जो हर किसी को खुद से पूछने चाहिए। जैसे रोज की ड्राइविंग कितनी है? अगर दिन में 50-60 किलोमीटर ही चलना है तो हफ्ते में बस 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। क्या घर पर चार्जिंग की जगह है? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि असली बचत वहीं से होती है। हाईवे पर कितना आना जाना होता है, और जाहिर है बजट कितना है, क्योंकि शुरुआत में ईवी थोड़ी महंगी तो पड़ती है। तो बात साफ है, ये फैसला हर इंसान के लिए उसकी अपनी ज़रूरतों और आदतों के हिसाब से अलग होगा। एक ईवी किसी के लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है, तो शायद किसी और के लिए अभी सही वक्त ना हो। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि ये सारे पॉइंट्स किसी की जिंदगी में कैसे फिट बैठते हैं। एक बात तो तय है, ईवी क्रांति दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही, वो आ चुकी है। तो सवाल बस इतना है कि हम सब इस बदलाव के लिए कितने तैयार हैं।